अच्छा, लास्ट सेशन के अंदर जैसे कि हमने देखा था कि लास्ट सेशन के अंदर जैसे कि हमने देखा था कि हम रिएक्ट जेएस के अंदर और नेक्स्ट जेएस के अंदर हम मजीद किस तरह से हम कंपोनेंट्स प्रॉप्स वगैरह के अंदर हम काम कर सकते हैं। हम एक लॉगिन फॉर्म पे के ऊपर हमने काम किया था, फिर उस लॉगिन फॉर्म को लेकिन हमने एपीआई इंटीग्रेट नहीं करी थी, लेकिन ये है कि मैंने आपको बताया था कि हम कोई एक लॉगिन फॉर्म आप किस तरीके से आप बना सकते हैं और उसके अंदर आप मजीद किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन के अंदर हम यहाँ पर एक लॉगिन की एक एपीआई इंटीग्रेट करके देखेंगे कि लॉगिन को आप लॉगिन को किस तरीके से आप प्रोसीड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिएक्ट जेएस की आपके पास एक एप्लीकेशन है। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन के अंदर आपको एक लॉगिन फंक्शनैलिटी या फिर एक साइन अप फंक्शनैलिटी आपको क्रिएट करनी है। तो वो आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं? अच्छा, उसको क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होता है? उसको क्रिएट करने के लिए आपको कुछ एपीआईज वगैरह आपको इंटीग्रेट करनी पड़ती हैं। एपीआईज आपकी क्या होती हैं वो मैंने आपको लास्ट सेशंस के अंदर मैंने आपको बताया था। तो अगर आप लोगों ने लास्ट सेशंस अगर आपने नहीं देखे हैं एपीआईज के ओवरव्यू के वाले, तो आप पहले उसको देख लीजिएगा ताकि आपको ये एपीआई समझ में आ जाए कि एपीआईज एक्चुअली होती क्या है। ठीक है, तो एपीआईज के लिए आप वो सेक्शंस देख लेंगे। ओके, अदरवाइज नहीं, ये रिएक्ट जेएस की क्लास है। रिएक्ट जेएस, रिएक्ट जेएस। ठीक है, ओके। अच्छा, जो एपीआईज जो हम एपीआईज इंटीग्रेट करते हैं, वो एपीआईज के लिए आप क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको क्या करना होता है, आपको साइन अप और लॉगिन की एपीआईज आपको इंटीग्रेट करनी पड़ती हैं, जिससे आप अपनी वेबसाइट के ऊपर या अपनी मोबाइल ऐप के ऊपर आप लॉगिन करते हैं। ठीक है, मोबाइल ऐप मैंने यहाँ पर इसलिए बोला है क्योंकि रिएक्ट जेएस का अपना ही एक फ्रेमवर्क है रिएक्ट नेटिव, जिसको आप यूज करते हैं। मोर और लेस सिमिलर ही है रिएक्ट जेएस के। तो उसके लिए भी सेम यही तरीका आप यूज करते हैं, लेकिन थोड़े से वर्क फ्लोज उसके डिफरेंट होते हैं। बट एनी केस, इन एनी केस हम जो है वो अभी जो हम काम कर रहे हैं वो हम वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मैं आपको वेबसाइट के बारे में आपको बता दूं। ठीक है, अच्छा, तो जब आप वेबसाइट कोई बनाते हैं तो उस वेबसाइट के अंदर आपको क्या करना होता है? उस वेबसाइट के अंदर आपके पास एक लॉगिन फॉर्म होता है और उस लॉगिन फॉर्म के अंदर आप अपनी एपीआई इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर लॉगिन फॉर्म के अंदर मैं आपको यहाँ पर एक एपीआई इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा, जो कि मेरे पास अपने पास लोकल होस्ट पे बनी हुई एपीआई है। ठीक है, वो एपीआई का रिस्पॉन्स अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ पोस्टमैन के अंदर, तो पोस्टमैन के अंदर मेरे पास यहाँ पर दो एपीआई बनी हुई है, एक मेरे पास लॉगिन की है और एक एपीआई मेरे पास साइन अप की है। ठीक है, अच्छा, जो मेरे पास लॉगिन की एपीआई यहाँ पर बनी हुई है, ये लॉगिन की एपीआई जो मेरे पास यहाँ पर रिस्पांस दे रही है, इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको एपीआई में बताया था, एक हमारी रिक्वेस्ट होती है और एक हमारा होता है रिस्पांस। ठीक है, अच्छा, रिक्वेस्ट जो हमारी होती है, रिक्वेस्ट के अंदर हम यहाँ पर मल्टीपल पैरामीटर्स हम यहाँ पर भेज रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो हमारी रिक्वेस्ट है लॉगिन की, इसके अंदर आप भेज रहे होते हैं ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप किसी वेबसाइट के ऊपर या किसी मोबाइल ऐप के ऊपर आप जब लॉगिन करते हैं तो आपसे वहां पर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो जब आप वो ईमेल एड्रेस पासवर्ड वहां पर इंटर करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स, मोर और लेस कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स आपके पास वहां पर आता है। अगर आप यहाँ पर नीचे देखें तो यहाँ पर आपके पास ये आपको एक रिस्पॉन्स नजर आ रहा है, जिसके अंदर आपके पास उस यूजर की डिटेल नजर आ रही है जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये एपीआई है और इस एपीआई के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ इस एपीआई का एंड पॉइंट जो है वो आपका ये है। ठीक है, और इस एंड पॉइंट के साथ साथ इसका जो मेथड है वो आपका है पोस्ट। ठीक है, ये तो हमारा एक एपीआई का टेस्टिंग टूल है पोस्टमैन, जिसके अंदर हम इस एपीआई को हम टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर जो आपके पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको नजर आ रही है, इसके अंदर आपको यूजर की इंफॉर्मेशन नजर आ रही है और इसके अंदर आपको टोकन नजर आ रहा है। ठीक है, ये आपका जेसन फॉर्मेट में आपको ये डेटा नजर आ रहा है। अगर आपने जेसन फॉर्मेट की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी, जेसन फॉर्मेट का सेशन अगर आपने नहीं देखा, आपको नहीं पता जेसन फॉर्मेट क्या होता है, तो उसका आप सेशन देख लीजिएगा। आपको लिंक जो है वो सेम प्लेलिस्ट के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा आपको। जी, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बता दें। अच्छा, मोस्टली लोग जो है वो हमारे सेशंस जो है वो ऑनलाइन और रिकॉर्डिंग्स के साथ वो ले रहे होते हैं, मतलब वो लाइव अटेंड नहीं कर पाते ड्यू टू सम देयर एक्टिविटीज। ठीक है, मतलब उनकी अपनी मसरूफियात की वजह से। तो उनके लिए उनको मैं ये कहूँगा कि आप जो है व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो। जैसे यूजुअली आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे होते हैं, आप भी व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, कहीं पर भी आप स्ट्रक हो रहे हो। ठीक है, अच्छा, एनीवेज,
अच्छा, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, जब हम यहाँ पर कोई एपीआई इंटीग्रेट करते हैं तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर उसका एक रिस्पॉन्स होता है, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर एक डेटा, आपके पास यहाँ पर एक यूजर होता है और यूजर के बाद आपके पास यहाँ पर टोकन होता है, ठीक है। अब ये जो रिस्पॉन्स आपके पास आ रहा है, ये रिस्पॉन्स का फॉर्मेट आपके पास डिफरेंट हो सकता है बेस्ड ऑन जो भी आपके डेवलपर्स हैं, जो भी आपके बैकएंड डेवलपर्स हैं, उन्होंने वो यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स यहाँ पर भेज सकते हैं आपको, ठीक है। तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको उस रिस्पॉन्स को आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि आपके पास हर एपीआई के अंदर सेम रिस्पांस आपके पास आ रहा हो, ठीक है। तो एपीआई के रिस्पॉन्सेज आपके पास चेंज हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ये होता है कि आपके पास जो टोकन होता है, ये टोकन आपके पास मोस्टली आपको जो भी आपके ऑथ के अंदर जो भी आपके काम कर रहे होते हैं ऑथेंटिकेशन के साथ, तो वो आपके टोकन को ही यूज कर रहे होते हैं अपनी एपीआई की वेरिफिकेशन के लिए, मतलब यूजर की वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, यूजर की ऑथेंटिकेशन के लिए। ओके, अच्छा, तो ये जो टोकन आपके पास होता है, ये टोकन आपको ये टोकन जो आपका होता है, ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि ये वेरीफाई करता है कि आपका जो यूजर है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर लॉगिन है या नहीं है। अगर अगर वो लॉगिन है तो वो आपका वैलिड ईमेल पासवर्ड से लॉगिन है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं अपने जो मैंने यहाँ पर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड यहाँ पर रिक्वेस्ट के अंदर मैंने भेजा है, इसके अंदर मैं यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ टेस्ट 3 के बजाय मैं यहाँ पर टेस्ट 2 कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको सेंड कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं इसका पासवर्ड चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपको नजर आएगा इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स, ठीक है। इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपको यहाँ पर क्यों नजर आ रहा है, उसकी वजह यह है कि उसकी वजह यह है कि यहाँ पर आपको जो डेटा रिटर्न हो रहा है वो आपको यहाँ पर, एक तो अगर आप यहाँ नोटिस करें तो आपको यहाँ पर 401 अनऑथोराइज्ड आपको यहाँ पर नजर आएगा, 401 अनऑथोराइज्ड, ठीक है, जो कि आपकी एपीआई का स्टेटस है जो आपको रिसीव हो रहा है। ओके, मतलब ये आपकी एपीआई आपकी सक्सेसफुल नहीं हुई, इसके अंदर आपको अनऑथराइज का आपके पास एरर आ रहा है। और अदरवाइज अगर आप यहाँ पर देखेंगे, फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर टेस्ट 3 का अगर मैं यहाँ पे करेक्ट क्रेडेंशियल्स अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, तो अब आपको यहाँ पर उस यूजर की इंफॉर्मेशन नजर आ रही है जो यूजर आपको इस एपीआई के अंदर आप लॉगिन करने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो एपीआई यहाँ पर बनी हुई है, ये हमारे बैकएंड डेवलपमेंट क्लास के अंदर में ये एपीआई हमने अपनी बनाई थी, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारे पास ये एपीआई बनी हुई है वो हमारी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये एपीआई हमने क्रिएट करी हुई है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर दो अलग अलग पार्ट होते हैं, एक होता है एपीआई क्रिएशन और एक होता है एपीआई की इंटीग्रेशन, ठीक है। जो एपीआई क्रिएशन वाले जो पार्ट है वो आपका होता है बैकएंड डेवलपमेंट का, वो आपका फ्रंट एंड डेवलपमेंट का पार्ट नहीं होता, वो आपका हमेशा पार्ट होता है बैकएंड डेवलपमेंट का, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैकएंड डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो उसके लिए पीएचपी लारवेल का जो हमारा सेशन है, जो कि हमारा सैटरडे संडे को 3:30 से 5 बजे तक होता है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके अंदर आप ये एपीआई की इंटीग्रेशन वगैरह आप वहाँ एपीआई की क्रिएशन आप वहाँ पर सीख सकते हैं। एनीवेज, तो जो एपीआई की क्रिएशन आपकी होती हैं वो हमने यहाँ पर अपनी एपीआई की क्रिएशन हमने बनाई हुई, ठीक है। अब ये जो एपीआई आपको यहाँ पर नजर आ रही है, ये मेरे पास लोकल पर एपीआई है, और इस लोकल पे जो हमने एपीआई बनाई है, अब हमें इस एपीआई को अपने फ्रंट एंड के ऊपर इंटीग्रेट करना है, मतलब ये ऑलरेडी डेवलप्ड हुई हुई एपीआई है, इसको आपको सिर्फ इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कैसे करना है आपको, इंटीग्रेट करने के लिए ऑब्वियसली आपके पास एक लॉगिन का फॉर्म होना चाहिए, और उस लॉगिन के फॉर्म के अंदर आपके पास ईमेल एड्रेस और पासवर्ड की फील्ड आपके पास वहां पर होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्विकली क्या करते हैं कि हम यहाँ पर सबसे पहले एक लॉगिन का फॉर्म हम यहाँ पर बना लेते हैं। हम यहाँ पर एक लॉगिन का फॉर्म यहाँ पर बना लेते हैं, और इस लॉगिन के फॉर्म के अंदर फिर हम यूज करेंगे अपना पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं सिंपल आपका एक फॉर्म यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। ये फॉर्म क्रिएट करने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल आपको वहां पर लॉगिन करके मैं दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से लॉगिन करते हैं। इसके अंदर मैं ज्यादातर आपका इसके अंदर मैं यूआई के ऊपर काम नहीं करूंगा, तो इसके अंदर ये है कि मैं ज्यादातर आपको रिएक्ट जेएस की फंक्शनैलिटीज के बारे में आपको बताऊंगा। लॉगिन इसके अंदर हम जो है वो ज्यादातर इसकी यूआई के ऊपर काम नहीं करेंगे। तो ये है कि मैं इसकी बेसिक यूआई के साथ मैं इसका ये फॉर्म बना देता हूँ, जिसके अंदर मैं इसका एक सिंपल इनपुट रखूंगा, ठीक है। इस इनपुट के अंदर मैं यहाँ पर वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ, वैल्यू मेरी होगी फॉर एग्जाम्पल ईमेल, ईमेल इनपुट, ठीक है। ये मैंने एक सिंपल इनपुट का फॉर्म बनाया, इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक लेबल, और लेबल को मैं यहाँ पर दे देता हूँ ईमेल एड्रेस, ठीक है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर इस लॉग ये जो मैंने फॉर्म जो यहाँ पर मैंने एक फील्ड बनाई है, इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक फील्ड और बना लेता हूँ, और इस फील्ड के अंदर मैं दे देता हूँ ईमेल एड्रेस के बजाय मैं यहाँ पे दे देता हूँ पासवर्ड। अच्छा, तो इसके अंदर मैं यहाँ पर ईमेल एड्रेस मैंने दिया, और इस ईमेल एड्रेस के बाद मैंने यहाँ पर पासवर्ड मैंने यहाँ पर लगाया। अब पासवर्ड के साथ साथ मैं यहाँ पर वैल्यू के अंदर मैं बता देता हूँ पासवर्ड इनपुट,
ठीक है। अब ईमेल इनपुट जो मेरे पास आ रहा है यहाँ पर, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इन दोनों को मैं यहाँ पर स्टेट मैंने यहाँ पर डिफाइन करनी है, तो स्टेट में यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्ट, मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के अंदर मेरे पास होगा ईमेल इनपुट और सेट ईमेल इनपुट, ठीक है, क्योंकि मुझे इनकी वैल्यूज को भी ओवरराइड करना है। अच्छा, ये जो मैं आपको यहाँ पर जो इसके फंक्शंस और ये वैल्यूज डिफाइन कर रहा हूँ, तो इसके अंदर अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता तो पुराने सेशंस को देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को इसके बारे में भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर पासवर्ड इनपुट का मैं यहाँ पे एक सेक्शन सेक्शन बना दूंगा, ठीक है, पासवर्ड इनपुट, और मैं यहाँ पे कर दूंगा पासवर्ड इनपुट, सेट पासवर्ड इनपुट, ठीक है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसको बता दूंगा यूज स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास इस तरह से दो मेरे पास यहाँ पर मैंने अपने स्टेट बनाए। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है कि फॉर एग्जांपल जब मेरा ईमेल इनपुट जब मेरा चेंज होता है, तो इसके अंदर मुझे करना है ईमेल चेंज हैंडलर, ठीक है। जब मेरा ईमेल एड्रेस मेरा चेंज होता है, तो इसके अंदर मुझे डिफाइन करना पड़ेगा सेट ईमेल इनपुट, और इसके अंदर मुझे करना पड़ेगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। ये मैंने आपको सारी चीजें पुराने सेशंस के अंदर बताई हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हुई है तो प्लीज उसको पहले देख लीजिएगा। इसको मैं कर देता हूँ पासवर्ड चेंज हैंडलर, और यहाँ पर मैं बता देता हूँ सेट पासवर्ड इनपुट, और इसको ही मैं बता देता हूँ टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर मैंने दो फंक्शंस मैंने यहाँ पर एरो फंक्शंस मैंने यहाँ पर बनाए, एक मैंने बनाया ईमेल चेंज हैंडलर के नाम से, और एक फंक्शन मैंने यहाँ पर बनाया है पासवर्ड चेंज हैंडलर के नाम से, ठीक है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करें, इसको मैंने थोड़ा सा जूम किया है, तो यहाँ पर मैंने दो फंक्शंस बनाए। जब आपका ईमेल एड्रेस के ऊपर जब यूजर कोई टाइप करेगा, तो आपके पास ये वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए, और जब पासवर्ड की इनपुट फील्ड के ऊपर जब यूजर कुछ टाइप करेगा, तो आपके पास पासवर्ड चेंज हैंडलर कॉल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर बता देता हूँ ऑन चेंज, ऑन चेंज के ऊपर मुझे कॉल करवाना है ईमेल चेंज हैंडलर, ठीक है, और पासवर्ड पे मुझे कॉल करवाना है पासवर्ड चेंज हैंडलर, ठीक है। तो ये दो मैंने यहाँ पर इनपुट बनाए, एक इनपुट मैंने ईमेल का बनाया, एक इनपुट मैंने पासवर्ड का बनाया, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर स्टेट कॉल करवा दी, ठीक है, क्योंकि जो भी मैं स्टेट के अंदर वैल्यूज सेव करूंगा, वो वैल्यूज मेरे पास यहाँ पर भी प्रिंट हो रही होंगी इसकी वैल्यू के अंदर, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आपके पास होता है, ये वैल्यू आपके पास होता है फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर कुछ लिखते हैं, तो आपके पास यहाँ पर जो आपकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर आपके पास यही वैल्यूज आपके पास यहाँ पर आ रही होंगी। अगर आप यहाँ पर नोटिस करें, तो आपके पास पासवर्ड के अंदर यहाँ पर वो वैल्यू आ रही है जो मैंने यहाँ पर वैल्यू के अंदर मैंने लिखी है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर इस वजह से मैंने यहाँ पर पासवर्ड इनपुट करवाया है, क्योंकि मैं इसके चेंज करने के ऊपर पासवर्ड इनपुट के अंदर मैं वैल्यू को स्टोर करवा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली मेरे पास जो वहां पे मैं टाइप करूंगा, वो मेरे पास इसके अंदर पहले सेट होगी पासवर्ड इनपुट के अंदर। जब वो इसके अंदर सेट हो जाएगी, तो फिर वो पासवर्ड इनपुट की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर नीचे डिस्प्ले हो जाएगी, जहां पर मेरा इनपुट लगा हुआ है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पर करवा देता हूँ mos.ac@gmail.com, और यहाँ पर मैं करवा देता हूँ test@123, ठीक है। अच्छा, तो ये वैल्यूज मेरी यहाँ पर सही से प्रिंट हो रही हैं, लेकिन अब इसके बाद मुझे क्या चाहिए, इसके बाद मुझे यहाँ पर चाहिए एक बटन, ठीक है। बटन मेरा होगा टाइप फॉर एग्जांपल बटन। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर करूंगा फॉर एग्जांपल लॉग इन नाउ, सिर्फ एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर मैंने यहाँ पर बटन बनाया, और इसके अंदर मैंने बनाया लॉग इन नाउ, और लॉग इन नाउ पे जब यूजर क्लिक करे, ऑन क्लिक, तो यहाँ पर आपका फंक्शन कॉल होना चाहिए लॉग इन बटन हैंडलर, लॉग इन क्लिक हैंडलर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया। अब जाहिर है जब यहाँ पर मैंने फंक्शन डिफाइन किया है, तो मुझे यहाँ ऊपर भी एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है वो नीचे मैंने फंक्शन डिफाइन किया है, तो यहाँ पर भी आप अगर फंक्शन नहीं बनाएंगे, तो जाहिर है वो कैसे आप उसको लॉगिन करवाएंगे यूजर को, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया लॉगिन क्लिक हैंडलर, और अभी मैं आपको सिर्फ चेक करवाने के लिए कि इतना काम हमारा सही चल रहा है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा देता हूँ, और इसके अंदर मैं करवा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल शुड लॉग इन नाउ, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया लॉगिन क्लिक हैंडलर, और इस फंक्शन को मैंने यहाँ पर कॉल करवा दिया ऑन क्लिक के ऊपर, जब मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक करूँ, ठीक है। तो ये लॉगिन नाउ के बटन के ऊपर मैंने यहाँ पर इस ये फंक्शन मैंने कॉल करवा दिया। अब आपको यहाँ पर एक बटन नजर आएगा लॉगिन नाउ का, और यहाँ पर मैं आपको ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर लॉगिन नाउ के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर आ रहा है शुड लॉगिन नाउ,
मतलब ये लॉगिन तो मेरे पास सही से कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आप यहाँ पर इसके अंदर अगर आपको ये फंक्शनैलिटी थोड़ी सी और इनहेंस करनी है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप यहाँ पर अपने पास इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पर अपनी वैलिडेशंस वगैरह भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। वो ऑलरेडी मैंने आपको वैलिडेशंस वगैरह का पार्ट मैंने पहले से कवर किया हुआ है, तो उसको आप देख लीजिएगा, तो उसके अंदर आपको आइडिया हो जाएगा कि वैलिडेशन वगैरह आप इसकी किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो जब आप वहाँ पर इसकी वैलिडेशन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर इसके लॉगिन वगैरह का आपके पास नजर आ जाएगा। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी एपीआई को हम इंटीग्रेशन हम इसकी स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास लॉगिन की एपीआई हमारे पास पोस्टमैन के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। अब ये जो एपीआई आपको यहाँ पर नजर आ रही है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सेंड करता हूँ तो यहाँ पर आपको, अब ये जो टोकन मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, ये टोकन मुझे एक तो अपने पास जैसे हमने लास्ट सेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक कुकी हमारे पास होती है। कुकी के वक्त के बारे में आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि कुकीज आपकी क्या होती हैं और वो क्यों आप यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कुकीज के अंदर हमें सबसे पहले ये टोकन हमें सेव करवाना है, जो कि हमारे ये आइडेंटिफाई करेगा कि हमारा यूजर लॉगिन है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके उसके अलावा हमें यहाँ पर यूजर को लॉगिन भी करवाना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर यूजर यहाँ पर लॉगिन होता है तो यहाँ पर हमें दिखाना है कि यूजर वो प्रॉपर्ली लॉगिन हो गया है या नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एपीआई कॉल करने के लिए हमने ऑलरेडी एक सेशन हमने कवर किया हुआ है एक्सियोस के नाम से। एक्सियोस का पैकेज हमने यूज किया है अपनी एपीआई के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आपको ये एक्सियोस के पैकेज के बारे में अगर नहीं पता तो आप यहाँ पर क्या करें, आप यहाँ पर google.com पे जाएं, ठीक है। और यहाँ पर आप यहाँ पर बल्कि आप डायरेक्ट चले एनपीएम के अंदर, ठीक है। तो npm.js.com के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको पैकेज नजर आएगा एक्सियोस के नाम से, ठीक है। तो जो आपका ये एक्सियोस का जो आपका पैकेज आता है, ये एक्सियोस का पैकेज आपका क्या करता है, ये आप इसको यूज करते हुए आप अपने पास लॉगिन की आप अपने पास कोई सी भी एपीआई आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपका थर्ड पार्टी पैकेज है एक्सियोस का, जो कि आपका बहुत ज्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आप एक्सियोस को यूज नहीं करना चाह रहे तो आपके पास एक डिफॉल्ट आपके पास यहाँ पर एपीआई इंटीग्रेशन का आपके पास एक मेथड होता है, वो होता है आपके पास फैच, ठीक है। अगर आप फैच यूज करना चाह रहे हैं तो आप फैच भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फैच को यूज करने के कुछ ड्रॉबैक्स आपके पास होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो यहाँ से एक्सियोस से जो आपके पास रिस्पांस आता है, वो रिस्पांस आपको उसके अंदर वो रिस्पांस आपको जो है वो जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन इसके अंदर एक्सियोस आपको क्या करता है, एक्सियोस को यूज करते हुए आप उससे आपको वो रिस्पांस आपको डायरेक्टली जेसन फॉर्मेट के अंदर ही मिलता है, और इसके अंदर आपकी वैलिडेशंस वगैरह भी आपकी काफी ज्यादा आसान हो जाती हैं एक्सियोस को अगर आप यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा एनीवेज अच्छा एनीवेज, तो जो हमारे हम एपीआई के लिए यूज करेंगे एक्सियोस को, ठीक है। और इसके अलावा हम कुकीज के लिए यूज करेंगे, हमारे पास एक है एनपीएम के अंदर ही हमारे पास एक पैकेज है जेएस कुकी के करके, जेएस कुकी, ठीक है। इसको हम यूज करेंगे कुकी के लिए, ठीक है। जेएस कुकी का जो हमारा पैकेज है इसको हम यूज करेंगे अपने पास कुकीज को सेव करने के लिए, गेट करने के लिए। ये मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में कि ये क्या होता है कुकीज, ठीक है। हो गया, तो ये दो हमारे पास पैकेजेस हैं जिसको हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। एक पैकेज हमारे पास एक्सियोस है, दूसरा पैकेज हमारे पास जेएस कुकी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर डेटा प्रिपेयर कर लेते हैं जो हमें अपनी एपीआई के अंदर हमें सेंड करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ बॉडी के पैरामीटर्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे, जो कि हमारे पास एक ईमेल है और एक हमारे पास पासवर्ड है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर अपने पास ईमेल और पासवर्ड को आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। आप यहाँ पर जैसे मैं इसको सेंड करता हूँ, तो सेंड करते वक्त ये क्या करता है कि यहाँ पर ये ईमेल और पासवर्ड को यहाँ से सेंड करता है और फिर वहाँ पर आप उसको लॉग इन करते हैं, ठीक है। जब आप फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से कोई गलत पासवर्ड में यहाँ से एंटर करूंगा, ठीक है। अगर मैंने थोड़ा सा जूम किया इसको आपको प्रॉपर्ली दिखाने के लिए, अगर मैं यहाँ से गलत पासवर्ड यहाँ से अगर मैं एंटर करूंगा तो ये क्या करेगा, ये मुझे यहाँ से मैं सेंड करूंगा तो ये मुझे रिस्पांस के अंदर भेजेगा इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स, ठीक है। अच्छा, ये आपका काम नहीं होता है कि आपको क्या भेजना है, ये आपका बैकएंड डेवलपर का काम होता है कि वो आपको यहाँ पर प्रॉपर्ली आपके इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपको भेजे, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको 401 अनऑथराइज्ड आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करें, 401 अनऑथराइज का मतलब ये है कि आपने जो क्रेडेंशियल्स यहाँ से आपने इंटर किए हैं, वो क्रेडेंशियल्स आपके जो है वो करेक्ट नहीं है, वो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आपने इंटर किए हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर अब इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर test@123 लगाते हैं जो कि हमारा करेक्ट पासवर्ड है, अब मैं इसको सेंड करता हूँ तो अब आपको यहाँ पर प्रॉपर्ली आपको यहाँ पर 200 ओके का स्टेटस आपको यहाँ पर नजर आएगा। पहले आपके पास यहाँ पर इनवैलिड अनऑथराइज का स्टेटस आपके पास आ रहा था, ठीक है। अब आपको यहाँ पर 200 ओके का स्टेटस आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। अब ये जो 200 ओके का स्टेटस आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका यूजर लॉगिन हो गया और इसके अंदर आपके पास टोकन भी आ रहा है, ठीक है। तो टोकन आने का मतलब ये है कि आपका यूजर प्रॉपर्ली लॉगिन हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास यूजर की इन्फॉर्मेशन भी आ रही है। अगर आपको लॉगिन की एपीआई के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। एनीवेज,
अच्छा, अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, अब इसके अंदर हमें डेटा जो प्रिपेयर करना है उसके अंदर हमें ईमेल एड्रेस और पासवर्ड हमें इसके लॉगिन के अंदर हमें सेंड करना है, ताकि हम इसको लॉगिन कर सकें, जैसे कि यहाँ पे हमने बॉडी के अंदर हमने यहाँ से सेंड किया, ठीक है। अब इसको करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको करने के लिए हम यहाँ पर पैकेज, हम यहाँ पर सबसे पहले एक्सियोस का पैकेज हम यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं। इसको इंस्टॉल करने का तरीका सिंपल ये है कि npm i एक्सियोस आप लिखेंगे, तो इससे आपको ये एक्सियोस का पैकेज आपका इंस्टॉल हो जाता है, या फिर आप npm इंस्टॉल एक्सियोस पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये पैकेज इंस्टॉल करना है एक्सियोस का। मैं यहाँ पर लिखता हूँ npm इंस्टॉल एक्सियोस, ठीक है। तो मैं npm इंस्टॉल एक्सियोस लिखूंगा तो यहाँ पर ये मेरा पैकेज इंस्टॉल हो जाता है एक्सियोस का, ठीक है। अच्छा, एक्सियोस इंस्टॉल करने के बाद मैं अपने सर्वर को यहाँ पर दोबारा मैं रन कर देता हूँ, क्योंकि ये मैंने स्टॉप कर दिया था, ओके। अच्छा, अब एक्सियोस इंस्टॉल होने के बाद आपके पास यहाँ पर इसकी और भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर नजर आती है कि आपको एक्सियोस यूज कैसे करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको जो एक्सियोस यूज करना है वो आपको इंपोर्ट के तौर के ऊपर यूज करना है, तो उसको आप इंपोर्ट के तौर पे यूज कर, आपको यहाँ पर अगर एक्सियोस को यूज करना है किसी फंक्शन के लिए, तो जाहिर सी बात है कि आपको उसको यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तब आप उसको यूज कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक्सियोस का पैकेज यहाँ पर हमने इंपोर्ट किया, और ये इंपोर्ट करने के बाद अब हम यहाँ पर एक्सियोस के अंदर अब हम यहाँ पर कॉल्स कर सकते हैं अपनी एक्सियोस के अंदर कॉल्स, मतलब एपीआई इंटीग्रेट हम कैसे कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया लॉगिन क्लिक हैंडलर। लॉगिन क्लिक हैंडलर का मतलब ये है कि जब यूजर यहाँ से लॉगिन करेगा, जब यूजर यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेगा, तो आपके पास यहाँ पर लॉगिन को आपको यहाँ पर एपीआई कॉल करनी है लॉगिन की, जो कि हम यहाँ पर पोस्टमैन से के थ्रू करें, ठीक है। तो उसको करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉन्स, और कॉन्स करके आपको यहाँ पर अपना डेटा बनाना है कि जो आपको डेटा वहां पर सेंड करना है, ठीक है। अच्छा, आप इसको डेटा करके कर लें या फिर आप इसको रिक्वेस्ट डेटा कर लें, रिक्वेस्ट डेटा, मतलब आप किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको वेरिएबल का नाम क्या रखते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर डेटा बनाना है, और डेटा बनाने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आपके पास दो तरह की चीजें होती हैं, एक होती है आपके पास की और एक होती है आपके पास वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी की क्या है, यहाँ पर हमारी की है ईमेल, ठीक है। और वैल्यू हमारी क्या है, वैल्यू हमारी है जो कि यूजर ने अपने पास इनपुट फील्ड के अंदर इंटर करी है, ठीक है। वो वैल्यू हमें यहाँ पे भेजनी है। अब उस वैल्यू को भेजने के लिए हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी एक स्टेट बनी हुई है ईमेल इनपुट के नाम से। मैं यहाँ पर उसी स्टेट को मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसी तरह से मुझे यहाँ पर पासवर्ड सेंड करना है। पासवर्ड जैसे यहाँ पर जो मेरी पासवर्ड की स्पेलिंग है वो स्पेलिंग आपकी प्रॉपरली होनी चाहिए, अदरवाइज ये आपको एरर दे देगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से पासवर्ड सेंड करना है। मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल कर देता हूँ पासवर्ड टू सेंड, ठीक है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ पासवर्ड इनपुट, क्योंकि हमारे पास पासवर्ड इनपुट का जो हमारे पास यूज स्टेट का फंक्शन बना हुआ है वो हमारे पास यहाँ पर ऊपर बना हुआ है पासवर्ड इनपुट के नाम से। ओके। अच्छा, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर इसको कंसोल करवा के देख लेते हैं कि हमारा डेटा प्रॉपर्ली आ रहा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक इसको कंसोल करवाता हूँ डेटा को, ठीक है। डेटा मैंने कंसोल करवाया, और डेटा कंसोल करवाने के बाद मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ फॉर एग्जाम्पल test@gmail.com, ठीक है। और पासवर्ड मैं कर देता हूँ admin123। अब मैं यहाँ पे लॉगिन करूंगा तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि डेटा के अंदर आपको प्रॉपर्ली आपका डेटा यहाँ पर नजर आ रहा है जैसा कि इसको आना चाहिए, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम किया मैंने, ये आपको डेटा यहाँ पर नजर आ रहा है जैसे कि आपको ये डेटा नजर आना चाहिए, ठीक है। मैं दोबारा इसको दिखा देता हूँ, लॉगिन नाउ, ये आपके पास डेटा आ रहा है ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। अब आपको यही सेम डेटा आपको यहाँ पर सेंड करना है अपने पास एक्सियोस की रिक्वेस्ट के अंदर। तो जब आप एक्सियोस की रिक्वेस्ट जब आप यहाँ पर क्रिएट करते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, एक्सियोस डॉट, सबसे पहले आप यहाँ पर एक्सियोस कॉल करेंगे जो कि आपने ऑलरेडी यहाँ पर इंपोर्ट करवाया हुआ है, ठीक है। एक्सियोस कॉल करने के बाद आपको यहाँ पर देना होता है अपना मेथड, ठीक है। अब मेथड आपके यहाँ पर क्या देंगे, अच्छा मेथड आप यहाँ पर देंगे जो भी आपको यहाँ पर मेथड आ रहा है। मेथड आपका यहाँ पर आ रहा है पोस्ट, क्योंकि जो आपकी ये एपीआई है ये आपकी पोस्ट की एपीआई है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर गेट करता हूँ, तो गेट करने के बाद अगर मैं सेंड करूंगा तो ये मेरी एपीआई को यहाँ पर दे देगा 405 मेथड नॉट अलाउड का एरर मुझे यहाँ पर ये दे रहा है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि अब जो यहाँ पर आप मेथड सेंड कर रहे हैं गेट का, वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, आपको यहाँ पर पोस्ट का मेथड सेंड करना पड़ेगा। क्योंकि पोस्ट का मेथड अगर एक्चुअली आपका क्या है कि जो आपके ये मेथड्स होते हैं, अगर इन मेथड्स को आप यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं अपने पास, जो बैकएंड डेवलपर ने जो ये मेथड्स इंटीग्रेट किए हैं अपने पास,
वो मेथड्स आपके पास यहाँ पर एपीआई के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं ऑथ रजिस्टर और ऑथ लॉगिन की एपीआई, तो इसके अंदर आपके पास यहाँ पर एक मेथड बना हुआ है पोस्ट का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर गेट कर दूंगा तो यहाँ पर ये प्रॉपर्ली आपका ये मेथड सही से चल जाएगा यहाँ पर जो आपने गेट किया हुआ है, ठीक है। लेकिन जैसा कि ये बैकएंड डेवलपर का ये काम है कि गेट की एपीआई आपको प्रोवाइड करता है या पोस्ट की एपीआई प्रोवाइड करता है, तो आप उसको आसान तरीके से आप उसको उस तरीके से आप कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल बैकएंड डेवलपर ने आपको पोस्ट का मेथड दिया है तो आपको वहां पर पोस्ट का मेथड ही यूज करना पड़ेगा, आप गेट यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा पोस्ट, ठीक है। पोस्ट का मेथड यूज करने के बाद मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा अपना एंड पॉइंट। मेरा एंड पॉइंट क्या है, मतलब मुझे अपनी एपीआई का मुझे यहाँ पर यूआरएल बताना पड़ेगा। अब मेरी एपीआई का जो यूआरएल है वो है ये, ठीक है। अच्छा, अब ये यूआरएल जब आप बताते हैं यहाँ पर, और जब मैं इसको यहाँ पर देन करके, जब मैं यहाँ पर इसको, अच्छा देन करने से क्या होता है, अच्छा ये आपका, इसको हम कहते हैं प्रोमिसेस, ठीक है। अब ये प्रोमिसेस प्रोमिसेस आपके क्या होते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, प्रोमिसेस का एक सेपरेट सेशन मैं आपके साथ रखूंगा प्रॉमिस का। लेकिन अभी मैं फिलहाल आपको ये बता देता हूँ प्रॉमिस का एक थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको दे देता हूँ प्रॉमिस का, कि प्रोमिसेस क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोमिसेस आपके रिएक्ट जेएस के अंदर, प्रॉमिस आपका सिर्फ रिएक्ट जेएस के अंदर ही नहीं, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो आपका प्रॉमिस का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जैसे कि प्रॉमिस का आपका वर्ड है, ठीक है। प्रॉमिस का जो आपका वर्ड है वो ये है कि आप जब किसी से कोई वादा करते हैं, जब आप किसी से कोई प्रॉमिस करते हैं, तो वो प्रॉमिस आपका या तो रिजॉल्व होता है या तो वो रिजेक्ट होता है। रिजॉल्व और रिजेक्ट का मतलब है कि या तो वो प्रॉमिस आपका पूरा हो जाता है या फिर वो आपका वादा टूट जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके पास जब आप कोई भी यहाँ पर प्रॉमिस करते हैं, तो प्रॉमिस का मतलब ये होता है, अब ये जैसे अगर आप यहाँ पर axios.post यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये एक हमारा प्रॉमिस है, ठीक है। प्रॉमिस हमारा क्या है कि हम इस एपीआई को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस एपीआई को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मतलब ये प्रॉमिस को हम यहाँ पर रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, इस प्रॉमिस को हम यहाँ पर पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके अंदर आपके पास यहाँ पर दो अलग अलग तरह के ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन आपके पास ये है रिजॉल्व का, एक ऑप्शन आपके पास है एक ऑप्शन आपके पास है एरर का, ठीक है। मतलब एक ऑप्शन आपके पास है रिजॉल्व का, एक ऑप्शन आपके पास है रिजेक्ट का, ठीक है। अब अगर ये प्रॉमिस आपका रिजॉल्व होता है तो इसके अंदर आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर लगाते हैं डॉट देन, ठीक है। डॉट देन लगाने से ये क्या होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपका प्रॉमिस ये रिजॉल्व हो जाता है, तो इसके अंदर ये क्या करेगा, आपके पास डॉट देन के मेथड के अंदर ये आपको लेकर आ जाएगा, जो कि आपका एक अलग फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर आप बता देते हैं console डॉट लॉग, और यहाँ पर आप बता देते हैं प्रॉमिस रिजॉल्व, ठीक है। इस तरीके से आप बता देते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये प्रॉमिस आपका रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो आप उस केस के अंदर आप क्या करेंगे, उस केस के अंदर आपको यहाँ पर एक मेथड लिखना पड़ता है, वो है आपका कैच का, ठीक है। कैच का भी आपका एरो फंक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, कैच का जो आपका मेथड आता है ये आपका तब आपका कॉल होता है जब आपका प्रॉमिस फॉर एग्जांपल अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉमिस आपका रिजॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक आ जाता है, मैं यहाँ पर करता हूँ console डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ देयर इज एन एरर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल इस एपीआई के अंदर अगर कोई एरर नहीं है, अगर ये सक्सेसफुल एपीआई है, तो इसके अंदर आपका ये प्रॉमिस रिजॉल्व होकर यहाँ पर आ जाएगा प्रॉमिस रिजॉल्व। अगर फॉर एग्जांपल इस एपीआई के अंदर कोई एरर है, तो उसके अंदर ये क्या करेगा, ये आपके कैच के मेथड के अंदर ये आपको भेज देगा, जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर लिखाएगा देयर इज एन एरर, देयर इज एन एरर, समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। तो ये सिंपल, मैंने यहाँ पे आपको ये सिंपल प्रॉमिस का मैंने बहुत ही आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है। अब प्रॉमिस के अंदर आपके पास दो अलग अलग तरह की चीजें होती हैं, एक आपके पास सिंगल प्रॉमिस होता है, एक आपके पास मल्टीपल प्रोमिसेस होते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो मैंने तरीका बताया, आपको सिंगल प्रॉमिस रिजॉल्व करने का तरीका बताया। मल्टीपल प्रोमिसेस कैसे रिजॉल्व होते हैं वो मैं आपको वो मैं आपको एक सेशन के सेपरेट रखूंगा प्रॉमिस का, उसके अंदर मैं आपको प्रोमिसेस के बारे में समझाऊंगा कि प्रोमिसेस आप किस तरीके से आप उनको हैंडल करते हैं, ठीक है। तो एनीवेज, अच्छा अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये एपीआई में कॉल करता हूँ, और इस एपीआई कॉल के अंदर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉमिस रिजॉल्व, और यहाँ पर मैंने लिखा है देयर इज एन एरर, ठीक है। अब जब मैं इस एपीआई को यहाँ पर कॉल करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपने पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं कंसोल अपने कंसोल्स को भी क्लियर कर देता हूँ, और नेटवर्क की टैब कॉल्स को भी मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंसोल का टैब है मेरे पास, इसको मैंने क्लियर कर दिया। यहाँ पर मेरे पास नेटवर्क का टैब आ रहा है, इसको भी मैंने क्लियर कर दिया। और अब यहाँ पर मेरे पास आ रहा है, मेरे पास एम्प्टी फॉर्म, जिसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ test@gmail.com, gmail.com, ठीक है। और पासवर्ड में मैं लिख देता हूँ admin123। अब अगर यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास आता है लॉगिन नाउ, और लॉगिन नाउ को जैसे ही मैं करूंगा तो यहाँ पर आपको नजर आएगा एरर, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा कि एरर मैं आपको यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ,
सब पहले मैं आपको एरर का केस में यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, वो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो एरर हैंडलिंग जो आपकी होती है ये प्रोफेशनली बहुत ज्यादा आपकी मैटर करती है। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर सारे सक्सेस के आप केसेस हैंडल कर लेते हैं, लेकिन अगर आपने एरर के केसेस हैंडल नहीं किए तो वो आपका बहुत ही नॉन प्रोफेशनल आपका तरीका होता है, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, जिसके अंदर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आपकी एप्लीकेशंस के ब्रेक होने के। ठीक है, तो एरर केसेस को मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आप बहुत, ये जो आपके जो जो आपके इवन के जो आपके जो बहुत सीनियर डेवलपर्स जो आपके होते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर्स, इवन के बैक एंड डेवलपर्स भी, ठीक है, वो इन केसेस को प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर रहे होते, इवन के बैक एंड साइड पर भी और फ्रंट एंड साइड पर भी। ठीक है, तो ये बात अपने ध्यान में रखिएगा कि ये वाले जो केसेस आपके होते हैं, ये वाले केसेस आपके बैक एंड साइड पर भी प्रॉपर्ली हैंडल होने चाहिए और ये वाले केसेस आपके फ्रंट एंड साइड पर भी प्रॉपर्ली हैंडल होने चाहिए। मैं इसके आपको कुछ यूज केसेस में आपको बता देता हूँ कि वो किस तरीके से आपको हैंडल करने होते हैं और उसके अंदर क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी होती हैं उनको हैंडल करने के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप फॉर एग्जाम्पल रियल लाइफ सिनेरियोज अगर आप यहाँ पर सोचेंगे, फॉर एग्जाम्पल जो जब जब आपका ये वाला लॉग इन फॉर्म रियल यूजर्स के पास जब जाएगा तो आपके पास किस तरह का यूजर एक्सपीरियंस वहां से आपके पास आ सकता है। ठीक है, अब रियल लाइफ सिनेरियो जब आप इसके सोचेंगे तो उसके अंदर आपके पास कोई भी केसेस आपके पास यहाँ पर आ सकते हैं। उसके अंदर जो पॉसिबली जो केसेस आपके पास होते हैं जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेस होते हैं, उसमें क्या होता है, उनके अंदर ये होता है कि आपकी एपीआई फेल्ड हो सकती है, आपकी एपीआई फेल्ड हो सकती है और आपकी जावास्क्रिप्ट की फ्रंट एंड वैलिडेशन आपकी फेल्ड हो सकती है। ठीक है, अच्छा, फ्रंट एंड वैलिडेशन फेल होने के क्या चांसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पर इंटर किया हुआ है और किसी यूजर ने फॉर एग्जांपल यहाँ पर ईमेल एड्रेस के अंदर @ नहीं डाला। ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये जो आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पर आ रहा है, ये ईमेल एड्रेस आपका अभी इनवैलिड ईमेल एड्रेस है। ठीक है, तो अब जब मैं यहाँ पर लॉग इन करूंगा तो अब आपको यहाँ पर एक और एपीआई कॉल नजर आएगी लॉग इन की। ठीक है, अब यहाँ पर दो आपको एपीआई कॉल नजर आ रही है, एक वो जो हमने इससे पहले करी थी और एक एपीआई कॉल आपको यहाँ पर नजर आ रही है जो कि हमने अभी करी है। ठीक है, अब अब यहाँ पर अगर मैं आपको एक रियल लाइफ सिनेरियो में आपको बताऊं तो अब यहाँ पर ये वाली एपीआई कॉल हमारी नहीं होनी चाहिए थी, सेकंड वाली। उसकी वजह ये है कि जो आपका ईमेल एड्रेस की जो बेसिक वैलिडेशन है वो आपको एटलीस्ट यहाँ फ्रंट एंड के ऊपर चेक करनी चाहिए कि वो ईमेल एड्रेस आपने जो डाला है वो इनवैलिड ईमेल एड्रेस तो नहीं है कहीं। ठीक है, मतलब वो ईमेल एड्रेस जो आपने डाला है वो कहीं इनवैलिड इन अ सेंस के ईमेल एड्रेस का एक पैटर्न होता है। पैटर्न के अंदर क्या होता है कि आप यहाँ पर ईमेल एड्रेस के अंदर आप @ लगाते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल किसी यूजर ने आपके पास यहाँ पर @ लगा दिया लेकिन यहाँ पर आपके पास .com या .net या .info वगैरह नहीं लगाया है। ठीक है, तो वो भी आपका ईमेल एड्रेस का गलत पैटर्न होता है। तो ईमेल एड्रेस का ये एक पैटर्न होता है जिसको आप यूजुअली फॉलो कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर आपके पास कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास हो सकता है मोहम्मद ओवैस। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर हो सकता है इन्फो, तो यहाँ पर आपके पास कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपके पास कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर आपके पास हो सकता है फॉर एग्जाम्पल test@ilmis.com। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कोई भी वैल्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपका जो पैटर्न होता है जिसके अंदर आपके पास एक @ होना चाहिए और उसके अलावा आपके पास एक आपका डोमेन आपके पास होना चाहिए जिसके थ्रू आप अपना ईमेल एड्रेस को यहाँ पर इंटर करते हैं। तो इसके अंदर आपकी दो दो तरह की वैलिडेशन आपके पास होती हैं, एक आपकी होती है क्लाइंट साइड वैलिडेशन और एक आपकी होती है बैकएंड साइड वैलिडेशन। ठीक है, अब क्लाइंट साइड वैलिडेशन जो है वो आपकी यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर नहीं लगाई, जिसका आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए कि क्लाइंट साइड वैलिडेशन आपकी प्रॉपर्ली होनी चाहिए, जिससे आपका फायदा ये होगा कि आपकी एपीआई कॉल्स वगैरह जो है वो आपकी एटलीस्ट जो रॉन्ग एपीआई कॉल्स हैं वो आपको यहीं पर पता चल जाएंगे कि वो आप वहां पर एपीआई कॉल के लिए आपकी ये वाली रिक्वेस्ट एलिजिबल नहीं है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अच्छा, ये वैलिडेशन वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी पुराने सेशंस के अंदर कवर किया हुआ है, अगर आपने वो सेशन मिस कर दिया तो उसको प्लीज देख लीजिएगा ताकि आपको ये वैलिडेशन वाला पार्ट वहां पर नजर आ जाए। ठीक है, अच्छा, इवन के बैकएंड के अंदर भी, बैकएंड के सेशंस के अंदर भी मैंने वैलिडेशन वाला पार्ट वहाँ पर थोड़ा सा लास्ट सेशन के अंदर मैंने आपको बताया था, तो लास्ट सेशन के अंदर आप वैलिडेशन वाला पार्ट आप वहाँ पर देख लीजिएगा, तो उसके अंदर भी आपको ये बेसिक वैलिडेशन आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये वैलिडेशन वाली जो चीज़ें हैं आपकी वो आपकी प्रॉपरली होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी जो एप्लीकेशन होती है वो आपकी ब्रेक हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लॉगिन डाला है, लॉगिन का मैंने यहाँ पर एक केस यहाँ पर डाला है जिसके अंदर मेरी एपीआई फेल हो गई। एपीआई फेल होने का मतलब ये है कि मेरा जो प्रॉमिस है वो मेरा प्रॉमिस मेरा रिजेक्ट हो गया, मतलब वो प्रॉमिस मेरा रिजॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल करता हूँ test@gmail.com और यहाँ पर मैं कर देता हूँ admin123। ठीक है, admin123, तो इसका ये मतलब है कि मेरा प्रॉमिस जो है वो मेरा प्रॉमिस जो है वो मेरा फेल हो गया है, इसलिए मेरे पास यहाँ पर कंसोल आपको नजर आएगा देयर इज एन एरर समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पर सक्सेस का मैसेज आपको नजर नहीं आया जिसके अंदर आपको नजर आ रहा है प्रॉमिस रिजॉल्व। ठीक है, लेकिन आपको नजर आ रहा है देयर इज एन एरर। अब एरर क्या है, एरर देखने के लिए भी आप यहाँ पर आपके पास यहाँ पर एक, अच्छा, एरर देखने के लिए या फिर रिस्पॉन्स देखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है,
जब आप यहाँ से प्रॉमिस को रिजॉल्व करते हैं तो प्रॉमिस रिजॉल्व करने के बाद ये आपको कुछ रिस्पॉन्स आपको ये सेंड करता है। रिस्पॉन्स आपका सक्सेस के केस के अंदर आपके पास यहाँ पर देन के अंदर आपके पास रिस्पॉन्स आएगा, और एरर के केस के अंदर आपके पास यहाँ पर आएगा एरर। ठीक है, इसको आप यहाँ पर कोई भी नाम आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका सक्सेस रिस्पॉन्स आता है और यहाँ पर आपके पास एरर आता है। ठीक है, अब सक्सेस रिस्पॉन्स देखने के लिए आप यहाँ पर यूज करेंगे रिस्पॉन्स, और एरर रिस्पॉन्स देखने के लिए आप यहाँ पर यूज करेंगे एरर। ठीक है, तो इससे आपको क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि एरर क्या है, और रिस्पॉन्स से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि इसका सक्सेस रिस्पॉन्स क्या है। ठीक है, अब इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर test@gmail.com लिखता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ test@123 test123, मैं यहाँ पे इसको लॉग इन करता हूँ, तो अब अभी आपको यहाँ पर नजर आएगा देयर इज एन एरर। एरर क्या है आपकी, एरर क्या है, एरर आपका है कि रिक्वेस्ट फेल्ड विद स्टेटस कोड 422। ठीक है, ये आपका एरर यहाँ पर आ रहा है बैड रिक्वेस्ट का। ठीक है, अच्छा अब ये बैड रिक्वेस्ट का एरर यहाँ पर आपके पास क्यों आ रहा है, इसकी वजह ये है आपके पास, क्योंकि यहाँ पर हमने यहाँ पर इस एपीआई को तो हमने यहाँ पर कॉल कर दिया, लेकिन हमने यहाँ पर एपीआई के अंदर डेटा पास नहीं किया। अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो हमने यहाँ पर कोई भी डेटा हमने यहाँ पर पास नहीं किया हुआ है। जी पानी पी लेता हूँ मैं, 1 मिनट होल्ड करिएगा। ओके, अच्छा अब अभी हमने यहाँ पर एक एपीआई कॉल तो हमने यहाँ पर कर दिए, लेकिन अगर आप इस एपीआई कॉल के अंदर देखेंगे और इस एपीआई कॉल को अगर आप यहाँ पर देखेंगे ब्राउजर के अंदर, तो ब्राउजर के अंदर आपको यहाँ पर एक लॉगिन की एपीआई आपको नजर आएगी जो कि हमारी जा रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पर एक और एपीआई कॉल आपको नजर आ जाएगी। हेलो सर। जी बोले। हेलो जी बोले। सर, मेरी वो